कैलोरीमेट्री क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 10 ना। तो इसमें क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहा है तो हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होता है, गामा इक्वल टू dv बाई वी dt होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, गामा dt इक्वल टू dv बाई वी, और इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग। तो इसको इंडिकेट करेंगे 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के लिए, है ना। और इसको मान लेते हैं कि इसका इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है लिक्विड का, तो बाद में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V नॉट प्लस H इंटू ए, जहाँ कैपिटल H क्या लिया मैंने 10 mm है, क्या है 10 mm, और H है ना, H कैपिटल H क्या है 10 mm है, A क्या है, ये जो ऊपर का पार्ट है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है। तो ये टोटल वॉल्यूम होगा, गामा की वैल्यू अपने को दे रखा है इसने, तो जाएगा गामा नॉट 1 प्लस टी बाई 100 dt, और इसको 0 to 100 इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ तो ln v नॉट प्लस एच ए बाई वी नॉट होगा। तो यहाँ देखो 0 पे तो सब 0 हो जाएगा, कैसे, क्योंकि गामा नॉट टी प्लस टी स्क्वायर बाई 200, और लिमिट हमारे पास में 0 से 100, और यहाँ ये आ ही रहा है। तो ln इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस एच ए बाई वी नॉट, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 100 इन गामा नॉट इंटू 100 प्लस 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 200, 0 पे तो सब 0 हो जाएगा, ln 1 प्लस एच ए बाई वी नॉट, ये लिख लीजिए पहले। दरअसल ये इस तरह से दिया है ना, तो इस पूरे का वॉल्यूम वी नॉट लिया और ये हाइट में एच ले रहा हूँ, है ना, और एरिया क्रॉस सेक्शन का ए ले रहा हूँ। अब एक बात लेकिन ये ध्यान से देखिए आप, एच क्या दिया है इसने 10 mm दिया है, 10 mm मतलब समझ रहे हैं 1 सेंटीमीटर दिया है ना। लिख लिया। हाँ सर। है ना। अब यहाँ देखो आप, हमारे पास में ये सॉल्व कर देता हूँ इसको मैं। तो ये आ गया हमारे पास में गामा नॉट 150 इक्वल टू ln 1 प्लस एच ए बाई वी नॉट। अब यहाँ दरअसल इसको एक चीज मेंशन करनी चाहिए थी भाई, ये तो समझ में आ रहा है कि कैपिटल एच 1 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो वी नॉट है ना, लिक्विड का जो वॉल्यूम है, इसके कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। तो जब मैं ये कंडीशन को मानता हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ कि इफ एच ए लेस देन वी नॉट है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, गामा नॉट 150 इक्वल टू ln, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो दरअसल एच ए बाई वी नॉट और माइनस एच ए बाई वी नॉट का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, यानी हायर पावर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई एक। तो
यानी 150 गामा नॉट इक्वल टू HA/V0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये कंडीशन मानेंगे तभी हो पाएगा वो, अदरवाइज वहीं के वहीं रह जाएंगे, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में यही क्वेश्चन वापस ले लेता हूं, लेकिन यहाँ जो लिमिट लगाएंगे अभी इस केस में, बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ भी वही ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, है ना। अब आप इसमें क्या करिएगा, आप डिवाइड करिएगा, तो यहाँ दरअसल h की जो वैल्यू है ना, वो अपने को मिलती है 3.9। देखो क्या कैलकुलेट किया था मैंने, 3.968, यानी h जो है लगभग वो आ जाएगा 4 mm। तो ये आंसर है, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, ये वाली, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है ना, तो ऐसे करना है, लिख लीजिए। लिख लिया? लिख लिया क्या? क्या वो सो गए हैं क्या तुम लोग? हाँ सर, लिख लिया। ठीक है, अब उसमें बताइए क्या क्या हो गया था केटीजी में, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में। एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 के पहले और क्या क्या करता था मैंने? एग्जाम्पल 3 किया था और भी किए थे। मैंने आपको मैथ्स फॉर्मूला डिराइव करवा दिया था। हाँ सर, वही लास्ट था। वही लास्ट तक किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया था। हाँ सर। अच्छा, एडियाबेटिक भी हो गया क्या? नहीं नहीं सर, सर, वो वही करेगा बात। साइक्लिक और पॉलीट्रॉपिक ये सब। और नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। नहीं सर, नहीं हुआ हो। नहीं सर, नहीं हुआ। पहले वो कर लेते ना। सर मेरे को एक डाउट था कि जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो लिखते हैं उसमें हम हाँ। वर्क डन जो लिख और सर और एक था ये जो इवेपोरेशन और ये सब जो होते हैं ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे मानते हैं ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। और बॉइलिंग मेल्टिंग ये सब भी आइसोथर्मल ही होता है ना? वो आइसोथर्मल ही होते हैं। अच्छा ठीक है सर। मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, गैसेस, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम मिक्सचर के बारे में, यानी एम क्या है, मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर। तो इसको लिखेंगे N1 M1 प्लस N2 M2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 सो ऑन, यानी M1 M2 ये क्या है, ये मोलर मास ऑफ गैसेस है। N1 N2 ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है ऑफ गैसेस। ठीक है, मिक्सचर का मोलर मास आ गया। दूसरा बात करेंगे सीवी मिक्सचर के बारे में। ये हो जाएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। तो CV1 क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, किसी कोई गैस है उसकी। फिर CV2 भी ऐसा ही है, पता ही है, तो इसके बारे में क्या लिखना है। ठीक है, N1 N2 नंबर ऑफ मोल्स है ही। लिख लिया सर। नेक्स्ट हमारे पास में CP मिक्स, तो ये हो जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन। या CP1 भी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये मिक्सचर की दिया हुआ है। N1 F1 so on divided by N1 plus N2 and so on। ठीक है, ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम है। F1 F2 इंडिविजुअल जो गैसेस होगी उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम, उनके नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हुए हैं। फिफ्थ है हमारे पास में गामा मिक्सचर। गामा मिक्सचर को हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो यही है कि CP मिक्स निकालेंगे और CV मिक्स निकालेंगे। तो एक तो तरीका ये है ना। इसका दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि हमने देखा कि CV इक्वल टू क्या होता है, FR/2। तो CP इक्वल टू क्या होता है, FR/2 प्लस R। तो गामा क्या होता है, CP/CV, यानी FR/2 प्लस R डिवाइडेड बाई FR/2, यानी 1 प्लस 2/F। यानी इसका मतलब है हम गामा मिक्स गामा मिक्सचर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 प्लस 2/F मिक्सचर, और F मिक्सचर हमने ऊपर निकाल ही लिया है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लिख लीजिए इसको। लिख लिया सर एक मिनट। हाँ सर लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में एडियाबेटिक प्रोसेस।
इस प्रोसेस में क्या होता है, ये एक तरह से जो सिस्टम होता है वो आइसोलेटेड होता है। इस प्रोसेस की जब भी बात करेंगे तो मतलब सिस्टम में आइसोलेटेड है। सिस्टम आइसोलेटेड का मतलब हुआ कि dq तो 0 होना ही होना है, यानी सिस्टम में न तो हीट जा रही है न सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, तो dq तो 0 होना ही होना है। ओके, दूसरा है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है dq वाला, ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो dq इक्वल टू du प्लस dw है, तो dq तो यहाँ 0 ही है ना। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि dw इक्वल टू क्या हो गया, माइनस du। तो मतलब सिंपल इतना है कि अगर गैस ने वर्क किया तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और अगर गैस पर वर्क हुआ तो इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर? क्योंकि अगर वर्क हो रहा है तो वर्क कहाँ से, यानी कहीं से तो एनर्जी आएगी। तो जब भी गैस वर्क करेगा तो इस केस में क्या होगा, जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी, यानी टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो यहाँ लिखवा देता हूं मैं, if work done by gas is positive, पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, एक्सपेंशन हो रहा है, यानी वर्क सराउंडिंग के अगेंस्ट हो रहा है। तो वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, देन internal energy of system will decrease. ओके, तो ये पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है इसमें प्रोसेस इक्वेशन। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये है ना, क्या है, सिंस dw प्लस du इक्वल टू 0 है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dw को क्या लिखेंगे, pdv प्लस dv को क्या लिखेंगे, du को लिखेंगे ncv dt लिख सकते हैं, क्योंकि cv की वैल्यू क्या है, f/r/2 होता है, और ये इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, लिख लीजिए। लिख लिया सर वो एक बार फर्स्ट पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना। क्या क्या क्या, कौन सा फर्स्ट पॉइंट सर। dq 0 होता है एडियाबेटिक प्रोसेस की जब भी बात करेंगे, मतलब dq 0 उसको हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो उस प्रोसेस को ही एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। ये सर, जब भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा मतलब वो प्रोसेस ही एडियाबेटिक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो जैसे कि ये पिस्टन है, सॉरी ये मान लो सिलेंड्रिकल कंटेनर है और ये पिस्टन है, तो अगर ये पिस्टन और ये वॉल्स अगर एडियाबेटिक है ना, ये क्या है, पिस्टन भी और ये एडियाबेटिक वॉल्स है। एडियाबेटिक वॉल्स मतलब नॉन कंडक्टिंग है,
तो अब इसमें आप इसमें पिस्टन को ऊपर ले जाओ, नीचे लाओ, कहीं भी कुछ करो, ये प्रोसेस ही एडियाबेटिक प्रोसेस है, मालूम है, क्योंकि हीट ही एक्सचेंज नहीं हो रहा है यहाँ। तो जो भी हो रहा है मैकेनिकली अगर आप वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब मैकेनिकल वर्क या तो पोटेंशियल इंटर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, या इंटर एनर्जी जो है मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगा, लेकिन डीक्यू क्या होगा इसके लिए? 0 होगा। अभी समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, हो गया। तो प्रोसेस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया। एक इक्वेशन और है हमारे पास में, आइडियल गैस इक्वेशन। तो वो होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? पी डी वी बाई डी टी प्लस वी डी पी बाई डी टी इक्वल टू एन आर, या पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू एन आर डी टी। ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग? एन डी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एन डी टी इक्वल टू जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई आर, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे, यानी इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, है ना, जो नीचे दिया हुआ, यानी ये वाली इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये तो हमारे पास हो जाएगा ये पी डी वी प्लस सी वी इंटू पी डी वी प्लस वी डी पी बाई आर और इक्वल टू 0। अब यहाँ सी वी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो, हमें मालूम है कि गामा इक्वल टू होता है Cp बाई Cv, और Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। तो यहाँ आप देखो Cp को क्या लिख सकते हैं? गामा Cv माइनस Cv इक्वल टू आर। Cv की वैल्यू होगी हमारे पास में R बाई गामा माइनस 1। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में, इसको वहां रख देंगे। तो आप देखो क्या मिल रहा है अपने को? ये पी डी वी प्लस सी वी हो जाएगा आर बाई गामा माइनस 1 पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 0। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे गामा माइनस 1 से, तो गामा माइनस 1 पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो गामा पी डी वी माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। आप देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा गामा पी डी वी इक्वल टू माइनस वी डी पी, यानी गामा डी वी बाई वी इक्वल टू माइनस डी पी बाई पी। इसको इंडिकेट करना है बस अपने को, ये लिख लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज और हमें ध्यान रखना है। जैसे हमें एडियाबेटिक प्रोसेस का केवल इतना पता था कि DQ 0 है,
बाकी कुछ नहीं पता कि प्रेशर चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है, क्या है ना। हम जनरल केस के बारे में बात करने लगे हैं। तो ये एक तरह से मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई प्रोसेस आपको दे दिया जाए, कोई जनरल प्रोसेस, और वो कहे कि इसकी प्रोसेस इक्वेशन बताओ, तो उसका यही तरीका है। यानी दो आपको इक्वेशन के बारे में ध्यान रखना है हमेशा। एक तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के बारे में, और दूसरा डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इन्हीं से ही हम लोग वो प्रोसेस इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर, लिख लिया। अब यहाँ देखो, हमारे पास में इक्वेशन आ गई, गामा dv बाई वी इक्वल टू माइनस dp बाई p। इसको इंडिकेट करेंगे तो हो जाएगा, गामा तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया ln v इक्वल टू माइनस ln p प्लस एक कांस्टेंट, है ना। आप इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा ln v रेज टू गामा प्लस ln p इक्वल टू कांस्टेंट। यानी यहाँ लिख सकते हैं ln pv रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। यानी इसका मतलब इसको मैं c मान लेता हूँ, c डैश मान लेता हूँ। तो pv रेज टू गामा इक्वल टू e टू पावर c डैश, यानी अल्टीमेटली क्या हो गया, कांस्टेंट ही तो है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में। इसको चाहो तो स्मॉल के मान लो, ठीक है। तो ये हमारे पास में प्रोसेस इक्वेशन आ गई। अब बात करेंगे वर्क के बारे में, है ना। तो वर्क लिख लो आप इसको, वर्क डन बाय गैस क्या होगा। तो हमें ये मालूम है कि वर्क डन बाय गैस का कॉन्सेप्ट में पीडीबी होता है। तो पी को आप यहाँ से लिखोगे तो के बाई वी रेस टू गामा डीवी, और इसको इंडिकेट करेंगे वी इनिशियल टू वी फाइनल, है ना। तुम्हारे पास एक डब्ल्यू आ जाएगा, तो के को बाहर ले लेंगे, ये तो कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी रेस टू माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस गामा प्लस 1। तो ये हो गया वी इनिशियल टू वी फाइनल। लिख लिया? सर एक मिनट। हाँ सर। तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू के बाई माइनस गामा प्लस 1, और ये मिलेगा वी फाइनल, और इसके गामा माइनस गामा प्लस 1 माइनस वी इनिशियल माइनस गामा प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो, इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये के को मल्टीप्लाई क्या रही है, वी फाइनल और इसकी पावर माइनस गामा इंटू वी फाइनल ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के वी इनिशियल और इसकी पावर माइनस गामा और वी इनिशियल डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1, है ना। तो पी फाइनल वी फाइनल रेस टू गामा इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल रेस टू गामा इक्वल टू क्या हमारे पास में के है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हो यहाँ पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल बाई माइनस गामा प्लस 1। तो ये वर्क डन बाई गैस आ गया। या इसको क्या लिख सकते हो, एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1, ऐसा भी लिख सकते हो, लिख लीजिए। लिख लिया सर। हो गया ना। हाँ सर। तो ये इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में ग्राफ। सबसे पहले बात करेंगे पीवी ग्राफ के बारे में। तो आप देखो यहाँ हमारे पास में क्या है, पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी ये के होता है ना। तो यहाँ एल एन पी प्लस गामा एल एन बी इक्वल टू एल एन के, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी पी बाई पी प्लस गामा डी बी बाई बी इक्वल टू 0, यानी डी पी बाई डी बी इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी। आप देखो पी हमेशा पॉजिटिव होगा, वी हमेशा पॉजिटिव होगा और गामा हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब इसका कर्व ऐसा होगा, ये पी सॉरी ये ऊपर पी और ये वी, इसका कर्व हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। यानी किसी पॉइंट पर अगर आप जाओगे तो स्लोप क्या मिलेगा आपको, हमेशा नेगेटिव मिलेगा। ठीक है। लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में पीटी कर्व की बात करते हैं। मान लो
ये पीवी हो गया। नेक्स्ट है पीटी। तो हमें मालूम है कि सिंस पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और हमें यह भी मालूम है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ से पी और टी में चाहिए तो वी को एलिमिनेट करेंगे, तो पी, तो एन आर टी बाई पी रेज टू गामा इक्वल टू के, यानी पी 1 माइनस गामा है ना, और टी रेज टू गामा, और ये तो बाकी सब क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, क्योंकि एन और आर तो कांस्टेंट होंगे, तो नया कांस्टेंट हो जाएगा है ना। इसको चाहो तो के डैश ले लो। तो लॉग ले लेते हैं, तो 1 माइनस गामा एल एन पी प्लस गामा एल एन टी इक्वल टू एल एन के डैश, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस गामा डी पी बाई पी प्लस गामा डी टी बाई टी इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा डी पी बाई डी टी इक्वल टू प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गामा पी माइनस के साथ डिवाइड बाई 1 माइनस गामा टी है ना। लेकिन इसी को क्या लिखोगे, देखो आप, क्योंकि गामा 1 से बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में गामा 1 से बड़ा होता है ना, ये जो गामा जिसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ हो जाएगा डी पी बाई डी टी इक्वल टू गामा पी बाई गामा माइनस 1 टी। आप देख रहे हो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, ये टी है और ये पी है, यानी इसका ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि ये कोई भी पॉइंट पर अगर आप जाओगे तो स्लोप क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। लिख लो इसको। लिख लिया था क्या? हाँ सर। हाँ सर। समझ लेता ना। नेक्स्ट हमारे पास में है कि वीटी कर्व। तो हमें मालूम है पीवी रेज टू गामा, सिंस पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, इसको क्या लिखे, यानी पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम लोग पी को एलिमिनेट कर देंगे, तो एनआरटी बाई वी, और ये वी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमारे पास आ गया टी वी रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इसको मान लेते हैं कि के है। तो एल एन टी प्लस गामा माइनस 1 एल एन बी इक्वल टू एल एन के, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी बाई टी प्लस गामा माइनस 1 डी वी बाई वी इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा ये गामा माइनस 1 डी वी बाई वी इक्वल टू माइनस डी टी बाई टी, यानी अल्टीमेटली ये मिलेगा
dv बाई dt इक्वल टू माइनस v बाई टी, और ये नीचे आ जाएगा गामा माइनस वन। आप देखो गामा माइनस वन पॉजिटिव है और ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव लेकिन सामने नेगेटिव है, इसका मतलब इसका कर्व कैसा होगा? ये t है, ये b है, इसका कर्व ऐसा होगा। तो किसी पॉइंट पर अगर आप जाओगे तो स्लोप क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, सर आपने एनआर को वो कांस्टेंट के में लिया है ना? कांस्टेंट है ना वो। तो सब एन आर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में चला गया वो। ठीक है, हाँ सर। क्योंकि प्रोसेस इक्वेशन हो या पीवी इक्वल टू नॉट टू, तभी वैलिड है जब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो नहीं वैलिड है फिर ये। हो गया सर। नेक्स्ट हमारे पास में हाँ सर हो गया। चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें कंपैरिजन comparison of slopes between isothermal and adiabatic processes. Comparison of slopes between isothermal and adiabatic processes. तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात करते हैं पहले। तो हमें मालूम है कि PV इक्वल टू K होता है। तो ln P प्लस ln V इक्वल टू ln K, तो dP बाई P इक्वल टू dV बाई V इक्वल टू, ये क्या हो गया? 0। यानी dP बाई dV इक्वल टू हो गया माइनस P बाई V। इस केस में भी P हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, V भी पॉजिटिव होगा, तो स्लोप इसका भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो होता ही है आइसोथर्म, है ना, देखा ही आपने। नेक्स्ट हमारे पास में एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए देख लेते हैं। तो PV रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो ln P प्लस गामा ln V, ये मान लेते हैं K है, तो ln K, तो dP बाई P प्लस गामा dV बाई V इक्वल टू 0, तो dP बाई dV इक्वल टू माइनस गामा P बाई V, है ना। तो अब देखो यहाँ मतलब क्या निकल रहा है, यानी कुल मिला के कहानी ये है, ये
आइसोथर्मल के लिए, ये एडियाबेटिक के लिए, मतलब ये हुआ कि dP/dV एडियाबेटिक इक्वल टू होगा गामा dP/dV आइसोथर्मल। इसका मतलब है कि गामा टाइम्स इसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, किसका, एडियाबेटिक का, है ना। देखो कैसे लिख लीजिए इसको, दोनों का ही स्लोप नेगेटिव है लेकिन ये गामा टाइम्स ज्यादा है। क्लियर सर एक मिनट। हाँ सर। तो यहाँ देखो ग्राफ, जब P और V में ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग, तो एक कर्व तो ये है और दूसरा कर्व ये है। तो इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो सेम P के लिए, है ना, ये V0 और ये P0। आप देख रहे हो कि इसका मतलब ये, इसका स्लोप देखो यहाँ, मैग्नीट्यूड में। तो आपको मालूम है कि नेगेटिव से भी अगर ये ज्यादा है तो भी मैग्नीट्यूड में ज्यादा होता है नहीं। इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है ना, और ये जो प्रोसेस है ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब यहाँ देखो, अगर सेम वॉल्यूम चेंज के लिए एक्सपेंशन किया जाए तो किस में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा गैस को, आइसोथर्मल में, है कि नहीं। अगर यहाँ से मान लो दोनों गैस को स्टार्ट करते हैं, एक को मान लो हम लोग ले जाते हैं इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, आइसोथर्मल के अकॉर्डिंग, और दूसरे को एडियाबेटिक के अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे आइसोथर्मल में ज्यादा वर्क करेगा गैस, और कंप्रेशन के केस में क्या होगा, एडियाबेटिक में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा गैस के ऊपर, है ना। ठीक है, लिख लो। चलो कोशिश करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है एग्जाम्पल 19, इसके पहले के भी कुछ क्वेश्चन है जो किए नहीं, हम करेंगे, है ना। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, साइक्लिक प्रोसेस के। पहले ये कर लेते हैं, एग्जाम्पल 19 से करते हैं। कंटेनर हैविंग स्लाइटली कंडक्टिंग वॉल्स कंटेन्स एयर।
container having slightly conducting walls contains air. The initial temperature and volume are 47 or 400 centimeter cube, equal to the temperature of the surrounding दिया हुआ है. ठीक है. Find the rise in the temperature in the gas is compressed to this one. यानी compress कर रहे हैं हम लोग. इसने क्या क्या ध्यान से सुनिएगा. Contain slightly conducting walls. ठीक है. तो कह रहा है कि find the rise in temperature of the gas. Temperature if the gas is compressed to 200 centimeter cube in a short time. यानी suddenly आपने compress किया तो ये process माना जाता है adiabatic. ये ध्यान रखना है. और long time यानी slowly आप लेके जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा. क्यों? क्योंकि वॉल्स कंडक्टिंग है तो टेम्परेचर क्या बना रहेगा, दूसरे केस में कांस्टेंट बना रहेगा. लॉजिक समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर सर. एक बार फिर से बता दीजिए. मैं कह रहा हूं कि ये पिस्टन, ये कंटेनर है और ये पिस्टन है. वॉल्स कह रहा है कि स्लाइटली कंडक्टिंग है. इसका मतलब हीट एक्सचेंज कर सकती है ना. लेकिन अगर सडनली आपने किया तो उसको उतना टाइम मिलेगा ही नहीं ना. उसको उतना टाइम मिलेगा ही नहीं हीट एक्सचेंज करने का. उसके पास टाइम ही नहीं होगा. यानी प्रोसेस क्या होगा, यानी हीट एक्सचेंज हुआ ही नहीं. उसने कहा इन शॉर्ट टाइम, यानी कंप्रेस किया, शॉर्ट टाइम में कंप्रेस किया तो हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिला. इसका मतलब डी क्यू जीरो. तो पहले पार्ट में डी क्यू क्या है, यहाँ जीरो. डी क्यू जीरो होने का मतलब है कि पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है. आई बात समझ में? इसलिए उसने कहा स्लाइटली कंडक्टिंग है. हाँ सर. तो अब वो पूछ रहा है कि इनिशियल, देखो इनिशियल जो टेम्परेचर है वो कितना है, 273 प्लस 47 है, यानी 0 to 3 है ना, ये केल्विन है. और इनिशियल वॉल्यूम वो दिया इसने कितना है, 400 सीसी है ना. इसको तो कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग और रहने देते, वैसे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं है ना, कट जाएगी तो चीजें. और फाइनल क्या दिया हुआ है, 200 सीसी. कह रहा है कि टेम्परेचर बताओ. तो टेम्परेचर बताओ तो क्या हमारे पास में एडियाबेटिक के इसको चेंज करोगे तो क्या मिलता है, टीवी रेज टू गामा -1. कौन सा गैस है ये कुछ बताया इसने? नहीं बताया. गामा केवल दे दिया इसने. गामा दे दिया अपने को, ये इक्वल टू कांस्टेंट है. टी फाइनल, वी फाइनल 1.4 -1 सॉल्व कर लो, सब दिया हुआ है. फिर इन अ लॉन्ग टाइम तो फिर उसमें कौन सा प्रोसेस है, P1 P इनिशियल V इनिशियल, यानी टेम्परेचर ही कांस्टेंट है. क्या बना रहेगा उसका टेम्परेचर, 320 केल्विन ही बना रहेगा. तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा. पॉइंट समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. सर देख लीजिए इसको. डी क्यू जीरो कैसे मान लिया? क्योंकि पहले वाले में सडनली कंप्रेस किया ना उसने, और जो वॉल्स है वो स्लाइटली कंडक्टिंग है, तो इमीडिएटली आप जब उसने शॉर्ट टाइम में उसको कंप्रेस किया, यानी सडनली उसने कंप्रेस किया ऐसे समझो, तो हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में. तो इस केस में डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो. डी क्यू जीरो होने का मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस है. सिंपल. सर अगर सडनली एक्सपैंड करेंगे तो भी ये वैलिड है ना? सडनली एक्सपैंड करेंगे तब भी एडियाबेटिक मानेंगे, और स्लोली एक्सपैंड करेंगे तब आइसोथर्मल मानेंगे. क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग वॉल से तो क्या होगा, एक हीट एक्सचेंज होगी तो उसका टेम्परेचर मेंटेन बना रहेगा ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा. ओके, लिख लिया? सर एक मिनट.
29 को 20 करो, क्वेश्चन नंबर 20 करो। मैं आपको 21 बताता हूँ। Sir, solved example 28. सॉल्व एग्जांपल 20 ठीक है। सर वो सडनली कंप्रेस किया हुआ वो ठीक से समझ नहीं रहा। नहीं समझ में तो बेस्ट पार्ट क्या है जो मैंने बोला वही मान लो। क्यों नहीं मान सकते? अच्छा ठीक है सर। और वैसे तो ये भी ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करो 21 भी, 21 दोनों ही ट्राई करो।
सर 21 बता दीजिए। हाँ सर, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है नहीं समझ रहा। हो गया? बताऊं क्या? सर 21 वाला बताना। 20 तो हो गया ना? हाँ सर 20। सर 20th भी एक बार बता देना। देखो क्या कह रहा है 20th में, an ideal monatomic gas is enclosed in a non-conducting cylinder having a piston which can move freely. Suddenly gas is compressed. अगेन देखो suddenly, वैसे तो इसने नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर दे दिया, तो फिर से प्रोसेस कौन सा हुआ? एडियाबेटिक ही हुआ। Suddenly gas is compressed to this its initial volume। तो इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं इसका V नॉट है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया इसका? V नॉट बाय 8 है। फाइंड द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। इफ इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इनिशियल प्रेशर भी दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशंस है ना, PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो रखो इसमें P इनिशियल V इनिशियल रेज टू गामा इक्वल टू P फाइनल V फाइनल रेज टू गामा। मोनो एटॉमिक गैस है तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा 5/3 होता ही है, बस रख दो। और इसका T की बात करेंगे तो T V रेज टू गामा -1, तो इनिशियल इक्वल टू T फाइनल V फाइनल गामा -1। सॉल्व कर लो, यही करना था बस, ठीक है। समझ में आया? यानी जो प्रोसेस इक्वेशन उसको यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21, ये लिख लो, फिर करता हूँ मैं इसको। हाँ सर लिख लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल 21, इसमें अपने को नॉन कंडक्टिंग दिया, सब कुछ नॉन कंडक्टिंग है। तो यहाँ देखो जो पहला कंपार्टमेंट है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मतलब कौन सा प्रोसेस के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन सेकंड में आप कह सकते हो कि एडियाबेटिक है। सेकंड जो कंपार्टमेंट है राइट में, उसमें आप कह सकते हो। तो फर्स्ट में क्यों नहीं कह सकते? क्या बोला आपने? फर्स्ट में कैसे कहोगे? इसको तो हिट मिल ही रहा है सिस्टम को, तो आप यहाँ कह नहीं सकते कौन सा प्रोसेस है। हाँ सर समझ। ठीक है ना? तो ये P नॉट है, ये V नॉट है, ये T नॉट है, ये P नॉट है, ये V नॉट है, ये T नॉट है। देखो तो
इसमें डायटोमिक है यानी F इक्वल टू 5, इसमें मोनोएटोमिक है यानी F इक्वल टू 3. Cylindrical container having non-conducting walls is partitioned in two equal parts such that the volume of each part is V0. A movable non-conducting piston is kept between the two parts. Gas on left is slowly heated, है ना? Slowly heated so that the gas on right compress up to volume V0 by 8. अब इस केस में देखो भले ही इसको स्लोली मूव करा रहे हैं, लेकिन जो इनर वॉल्स देखो हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है यहाँ, यानी इस प्रोसेस के लिए DQ ही 0 है, यानी इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा इस गैस इसके लिए. ओके, तो अब ये क्या कह रहा है, is kept between the two parts. Gas on left is slowly heated so that the gas on right is compressed up to volume V0 by 8. यानी फाइनल वॉल्यूम इसका कितना हो जा रहा है. तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, प्रेशर निकाल लेंगे. तो कैसे, P0 V0 रेज़ टू गामा P, और ये हो जाएगा V0 by 8 रेज़ टू गामा. तो हमारे पास में P0 इक्वल टू P, और यहाँ रह जाएगा 1/2 टू पावर 3, और गामा इसके लिए कितना होगा 5/3, यानी कितना आ गया, यानी आ गया हमारे पास में P बाई यानी 32, यानी प्रेशर कितना हो गया है ना, ये P0 है, यानी फाइनल प्रेशर जो है, और वही प्रेशर दूसरे वाले पार्ट कंपार्टमेंट का भी हो गया. क्यों, क्योंकि पिस्टन पे देखेंगे ना, पिस्टन जो है वो रेस्ट पर है फाइनली. तो इसका मतलब इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर क्या हो गया, यहाँ सेम हो गया. अब क्या कह रहा है, फाइंड प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन बोथ साइड्स. अच्छा, इधर का तो टेम्परेचर भी निकाल लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं. कैसे, ये तो हमारे पास फॉर्मूला ही है, इससे आप निकाल लो, है ना, क्योंकि इनिशियल का टेम्परेचर T0 दिया और फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा आपको इधर का, तो और इधर का भी मिल जाएगा. कैसे, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना हो गया V0 प्लस कितना हो जाएगा 2V0 माइनस V0 बाई, इसका हो जाएगा दरअसल 2V0 माइनस V0 बाई 8, 16 यानी 15 V0 बाई 8. तो फाइनल वॉल्यूम पता है, फाइनल प्रेशर पता है, और नंबर ऑफ मोल्स आपको पता ही है इसके. तो P0 V0 बाई R T0 इक्वल टू N. ओके, तो आप फाइनल टेम्परेचर भी बता सकते हो इधर का. समझ में आया कॉन्सेप्ट? सर अगर इसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन ऐसा पूछता कि पहले कंपार्टमेंट में पॉसिबल है कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो, तो पॉसिबल हम लोग हाँ बोल देंगे. बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल सही कहा, हो सकता है. समझ गया मैं, हो सकता है, लेकिन अभी नहीं कह सकते इस केस में. हाँ हो सकता है, ये बोल दे कि इसका टेम्परेचर, क्योंकि इस तरह से मूव कर रहा है पिस्टन भी, कि मतलब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है. हाँ बिल्कुल सही है. क्यों, क्योंकि जो ये जब पिस्टन इधर मूव करेगा तो ये जो हीट सप्लाई कर रहा है ना, वो इसमें इसके अगेंस्ट वर्क करने में चला जा रहा है. तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अभी नहीं कह सकते आप. ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं सर अभी अच्छा, एक अच्छा नहीं, क्वेश्चन के बाद पूछता. हाँ, तो फाइंड प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन बोथ साइड्स. इनिशियली मिल गया सब अपने को. ऑल्सो फाइंड हीट गिवन बाय हीटर टू द गैस. हाँ, अब कितना इसने हीट दिया, तो अब ये क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है, और साथ में इसके अगेंस्ट वर्क भी तो कर रहा है. ये इधर का जो गैस है लेफ्ट साइड में, जो लेफ्ट साइड में जो गैस है वो राइट साइड में जो गैस है उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है. तो आप यहाँ देखो राइट साइड में वर्क क्या होगा यहाँ, क्योंकि इसमें कंप्रेशन हो रहा था, इसका वर्क नेगेटिव वर्क करेगा. ये जो नेगेटिव वर्क होगा वो जो लेफ्ट साइड में जो वो है क्या बोलते हैं गैस है, उसका ही तो पॉजिटिव वर्क होगा ना, होगा कि नहीं होगा. अब आप कहेंगे सर कैसे, वर्क एनर्जी थ्योरम से समझो आप भाई. इधर का क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 ही है, तो एक ने पॉजिटिव वर्क किया होगा इस पर, तो एक ने नेगेटिव वर्क किया होगा ना. तो दोनों का सब मिला के क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. इसका मतलब एक का वर्क पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव है, तो यानी जो लेफ्ट कंपार्टमेंट में जो गैस है उसका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव. इसका मतलब ये हुआ, तो वर्क डन
by gas in left compartment, तो वो हो जाएगा दरअसल N R T। T फाइनल किसका, इधर का लेफ्ट वाले का, सॉरी राइट वाले का, T इनिशियल बाई माइनस गामा प्लस 1। इसका मॉड ले लेंगे, वैसे तो पॉजिटिव इसका मॉड ही ले लेंगे हम लोग। ये तो वर्क हुआ, वर्क डन बाय गैस इन लेफ्ट कंपार्टमेंट हो गया है ना, जो कि राइट साइड में जो वर्क हुआ वो लिखा मैंने। मेरे क्या से बात समझ में आ गई कि मैंने क्या कहा? सर मुझे अभी भी डाउट है इस लास्ट पार्ट में कि जब हम P डॉट dv का एक्सप्रेशन लिखेंगे दोनों साइड के लिए, तो P एज अ फंक्शन ऑफ V दोनों साइड में अलग अलग होगा ना, और वर्क एनर्जी थ्योरम हमको कैसे पता इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो पिस्टन के लिए लगा रहा हूं ना मैं। पिस्टन पर जो इधर का लेफ्ट में प्रेशर है और इधर राइट में जो प्रेशर है, तो ये खुद ही बोल रहा है ना स्लोली जा रहा है, स्लोली जा रहा है मतलब देखो इस पे एरिया एयर, इसका भी एरिया ए, तो क्या लिखोगे आप, पी एल इंटू ए फोर्स इंटू डी एक्स, ये लिखोगे, प्लस इसका क्या लिखोगे आप, इसका लिखोगे पी आर इंटू ए इंटू माइनस डी एक्स लिखोगे ना, और ये इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो ना आप। हाँ हाँ समझ गया सर, समझ गया। अभी समझ में आया? और हाँ उसने जो डी क्यू हीट दिया उसको क्या लिखोगे आप, वो लिखोगे एन एफ आर बाई 2 टी फाइनल डैश माइनस टी नॉट, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसकी, प्लस ये ऊपर का वर्क, तो एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाई, इसको लिख देंगे गामा माइनस 1। ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैंने इधर का जो टेम्परेचर लिया ना वो टी एफ डैश लिया है, वो आप निकाल ही लोगे, समझ में आएगा होगा आपको कैसे निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम पता है, फाइनल प्रेशर पता है, क्योंकि फाइनल प्रेशर ये होगा दोनों साइड का, है ना, और टी फाइनल मैंने इसके लिए लिया हुआ है। अभी समझ में आ गई बात कैसे करना है, कर लोगे? हाँ सर आगे हो जाएगा। हाँ सर। हम लोगों ने मोल्स को कांस्टेंट माना ना लेफ्ट वाले के उसमें कंपार्टमेंट में, दोनों कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। अच्छा अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम बात ही नहीं कर सकते। हाँ सर, मतलब दोनों में तो माना मतलब है उसमें से, बट लेफ्ट हाँ। वाले में तो पी नॉट बाई टी नॉट पी फाइनल V1 बाई टी फाइनल, उसमें पी फाइनल क्या है सर? पी फाइनल ये निकाला ना मैंने अभी, ये वाला। अच्छा ओके, ये जो निकाला है, क्योंकि फाइनली ये रुक गया ना, हाँ तो दोनों साइड प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। अच्छा ओके, वो पिस्टन तो उसका भी 32 पी नॉट ही होगा बेसिकली। हाँ 32 पी नॉट ही होगा, क्योंकि स्लोली जा रहा है, वहां जाके रुक जा रहा है, वो स्लोली जा रहा है, तो दोनों साइड प्रेशर सेम होगा। तो भाई जो न्यूटन के लॉज है ना और जो वहां हमने सीखा वो तो हमेशा दिमाग में रखने चाहिए आपको, ठीक है? हाँ सर ठीक है सर तो इसमें मतलब ये क्या पिस्टन ऑल द टाइम मतलब इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा ना? इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा। कौन सा इक्विलिब्रियम रहेगा? है ट्रांसलेटर इक्विलिब्रियम रहेगा हमेशा। हाँ ट्रांसलेटर। ठीक है सर और एक डाउट था कि मतलब अभी अगर मैं मानूं कि एक बॉक्स जैसा है जिस पर पिस्टन लगा है, बॉक्स नॉन कंडक्टिंग है, पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है, और पिस्टन का मतलब प्रेशर भी पिस्टन का जो वेट है वो भी नेग्लिजिबल है। अभी अंदर गैस का कुछ मतलब प्रेशर रहेगा बॉक्स के अंदर। अभी मैं पिस्टन को अगर स्लोली लेते जाऊं और मतलब जब, तो हम कांस्टेंट प्रेशर मानेंगे ना उसमें, क्योंकि मतलब बाहर का स्लोली जा रहा है और बाहर का और अंदर का प्रेशर भी सेम ही है। आपने कहा कि नॉन कंडक्टिंग है और स्लोली आप लेके जा रहे हो। हाँ पिस्टन को। हाँ नहीं, क्योंकि नहीं कांस्टेंट प्रेशर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप स्लोली जब लेके जा रहे हो, मालूम है प्रोसेस, उसमें तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। तो जब आप स्लोली लेके जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो अल्टीमेटली, आप जो फोर्स लगा रहे हो वेरिएबल फोर्स लगा रहे हो आप वहां, वरना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जब आप उसको कंप्रेस करते जाओगे अंदर का प्रेशर तो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब आप वेरिएबल फोर्स वहां इस तरह से लगा रहे हो कि वो उसको बैलेंस कर रहा है हमेशा, वो नहीं एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है? तो सेम ही उसमें अगर पिस्टन का वेट भी होता तो भी एडियाबैटिक ही बोलते हैं ना, कांस्टेंट प्रेशर तो कुछ होगा ही नहीं उसमें।
तो भी एडिएबिलिटी की बोलते हैं एग्जैक्टली। ओके, कांस्टेंट प्रेशर के लिए वो पिस्टन को रिजिड करना पड़ेगा कि उसमें भी सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम ही बोल सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग? कांस्टेंट प्रेशर के लिए उसको आप छोड़ दो, अब समझाता हूं मैं आपको। पिस्टन को छोड़ दो, है ना, बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और पिस्टन का भी मास है मान लो। अब आपने और पूरा नॉन कंडक्टिंग सिस्टम ये मान लो, पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग, वॉल्व्स भी नॉन कंडक्टिंग। आपने नीचे से हीट दिया, लेकिन स्लोली हीट दिया और पिस्टन स्लोली जा रहा है, तो आप देखोगे कि पी एटमॉस्फेरिक डाउनवर्ड है, एमजी भी डाउनवर्ड है। स्लोली जाने का मतलब है कि पी नॉट मतलब पी एटमॉस्फेरिक इनटू ए कांस्टेंट है, एमजी कांस्टेंट है। इसका वाला अंदर का प्रेशर को कांस्टेंट रहना पड़ेगा ना आपको यहाँ, अगर स्लोली जा रहा है तो तो ये मतलब आइसोबारिक प्रोसेस होगा। वो हीट जो है वो वर्क डन को कर लिया ना बेसिकली, हीट जो हाँ, वो वर्क डन को वो इस तरह से एडजस्ट कर रहा है कि प्रोसेस जो है ना आइसोबारिक प्रोसेस बन गया हो, तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है और गैस अगेंस्ट द सराउंडिंग वर्क भी कर रही है यहाँ, और पिस्टन एकदम स्लोली जा रहा है। सिंपल सी बात है, पिस्टन पर अगर हर इंस्टेंट पर फोर्स जीरो होना नहीं, फोर्स जीरो नहीं, फोर्स जीरो होने का मतलब तो देखो, फोर्स जीरो होने का मतलब तो वेरिएबल फोर्स लगा के भी तो जीरो कर सकते हैं ना। लेकिन जैसे आप मैंने कहा ना, पिस्टन पर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स है जो कि कांस्टेंट है, एमजी कांस्टेंट है। अब गैस का प्रेशर इस तरह से वेरी कर ही नहीं रहा है ना, देखो ना, क्योंकि पिस्टन ही स्लोली जा रहा है, तो हर इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि बाहर का फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, एमजी चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर अंदर का प्रेशर चेंज कैसे होगा? होगा ही नहीं ना। इसका मतलब ये आइसोबारिक माना जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद उसमें जो ऐसे बाकी सारे जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, स्प्रिंग भी डाल दिया पिस्टन पे, तो उसमें भी सिर्फ फोर्स बैलेंस ही करना है, सब प्रेशर ही बैलेंस करना होता है ना? हाँ करना, लेकिन आप उसको आप ये नहीं कह सकते कि आइसोबारिक है, क्योंकि प्रेशर वहाँ वेरी कर रहा होगा, क्योंकि आपने स्प्रिंग फोर्स लगा दिया, वो वेरी कर रहा है वहाँ। ठीक है ना? ठीक है, ये है। ठीक है, चलो करो फिर आगे के, है ना। चलो आज इतना ही करेंगे, आप क्वेश्चन तो करते जाओ, अभी और भी इसमें वो क्वेश्चन करवा देता हूँ अभी तो, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस बताना है, फिर कार्नोट इंजन है, सब बताने हैं ना अभी तो। अच्छा, अभी तो मीन फ्री पाथ का भी बताना है, एक फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करता हूँ उसको कंप्लीट ही करा देता हूँ यार मैं। सर मीन फ्री पाथ आपने करा दिया था? कौन सा? मीन नहीं, वो फ्री एक पाथ फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने, एक फॉर्मूला और होता है 1/√2 पाई d स्क्वायर n, वो वाला फॉर्मूला बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि वो मेंस में है, वो वाला फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने। चलो ठीक है फिर, ओके, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।